नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री आज सूबे में मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में 2239 करोड़ की लागत से तैयार माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की और वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला। इसके बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। करीबन 1.5 घंटे के वाराणसी दौरे में पीएम मोदी ने 5190 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया है। इस दौरान देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से 65,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का भी आगाज हुआ है। तो तस्वीरें दो दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। एक प्रधानमंत्री पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। साथियों, मानस में एक सोरठा है, मुक्ति जन्म ही जनी, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो कसी सेई कसना। अर्थात काशी में तो शिव और शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान का भंडार काशी तो कष्ट और क्लेश दोनों से मुक्त करती है। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने, भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है, न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस अवसर पर जब दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लखनऊ में विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। लखनऊ से हिमाचल प्रदेश के मंडी भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल मंडी में उपचुनाव के लिए प्रचार करते भी नजर आएंगे। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। अभी थोड़ी देर में पीसी भी होने वाली है। लखनऊ से हिमाचल का रुख करेंगे भूपेश बघेल। लखनऊ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी नियुक्ति हुई है इनकी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, साथ में और भी दिग्गज आला नेता भी शामिल हुए हैं। और इस दौरान आगामी चुनावों को लेकर के विशेष रणनीति का रोडमैप क्या रहने वाला है वो तय हो रहा है।
पीएम मोदी यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात देने के लिए पूर्वांचल के दौरे पर रहे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने फ्री इलाज का दाव चल दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य में अगर सरकार बनती है तो कोई भी बीमार हो 10 लाख तक का सरकारी इलाज मुफ्त में किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हालत उसकी सबने देखी है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त में होगी। बीमारी का जो इलाज है उसका 10 लाख तक का इलाज करवाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 साल पुराने मामले में आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था। ऐसे में कोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए। सीएम केजरीवाल को दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो वहीं गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में सीएम के खिलाफ आरोप तय हो चुका है। ऐसे में साक्ष्य बिंदु पर 3 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ अमेठी जिले में केस दर्ज हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने सभी को तलब किया। तो वहीं दोपहर 3 बजे करीबन अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हाईवे स्थित एक होटल में विश्राम किया और शाम को लगभग 6 बजे का समय रहेगा जब वो सरयू आरती में शामिल होंगे। मंगलवार सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। अखिलेश ने महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, आय दोगुनी का दावा करने वाले लोगों ने आज महंगाई दोगुनी कर दी है। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी लगातार चीजों को बेच रही है। बीजेपी ने एयरपोर्ट, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। अखिलेश ने कहा, लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन किए गए थे, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट मीट का कार्यक्रम हुआ था। आज यूपी का नौजवान जानना चाहता है कि इन कार्यक्रमों के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला है। जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो न पेट्रोल न डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां है। 12 मीटर का डिवाइडर था, 12 मीटर का मीडियन था, वो छोटा कर दिया। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है।
बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे शौचालय कहां बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत आज आगरा पहुंचे थे। यहां उन्होंने मृतक सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि के घर वालों से मुलाकात करी। टिकैत ने परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद मृतक की मां और भाई से कहा कि वो परेशान ना हो, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हर स्तर पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। देखे राकेश टिकैत पहुंचे जो किसान नेता हैं, उनसे उन्होंने क्या बातचीत की? सर क्या बातचीत की सर? भाई यहाँ पे पीड़ित पक्ष से मिले हम जी, और कई खामियां पाई गई अभी। प्रशासन दबाव बना रहा हो तो चलो प्रशासन का काम है, अपना काम कर रहे। जी जी जी। इनका है आरोप की हत्या हुई जी जी और हत्या का मुआवजा है कम। जी। हाँ, 10 लाख रुपए हत्या का मुआवजा नहीं, सरकारी मुआवजा 45 लाख रुपए चल रहा। जी 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 जी। सरकारी हत्या का मुकदमा जो मुआवजा है वो 45 लाख चल रहा। जी जी। तो इन्हें अभी 10 मिले तो 35 लाख रुपए में भी मिल जाए। जी। इनकी न्यायिक जांच हो जाए बस। अब लखीमपुर खीरी में, उसके बनारस में, फिर कानपुर में लगातार ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश के हो रही उत्तर प्रदेश में। भाई यहाँ की पुलिस भी सख्त है भाई, मारपीट ज्यादा कर रहे हैं। मार भी ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार को लेकर? सरकार को लेकर वाल्मीकि समाज को आगे रहे लड़ाने भिड़ाने में। अच्छा, इनको सोचना चाहिए अब। हाँ, सरकार बीजेपी बड़ी खतरनाक अगर है। मांगे पूरी नहीं होती तो भारतीय किसान अरे हमारे तो कल फिर हम बात करेंगे, अपना कल मीटिंग है उसमें बात रखेंगे। तो भारतीय किसानों को मदद करेगी? हाँ करेंगे, बात रखेंगे वहाँ पे। भारतीय किसान यूनियन पीड़ितों के साथ है और किसी न किसी तरीके के वो मदद करेगी, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। वो यहाँ पर पीड़ित पक्ष जो मृतक है उससे यहाँ मिलने के लिए आए थे। उन्होंने ये भी मांग की उत्तर प्रदेश सरकार से कि लगभग 45 से 50 लोगों के आसपास मृतक परिजनों को दिया जाए, साथ ही एक नौकरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं और पीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां भी पुख्ता हो गई हैं। केदारनाथ धाम में पीएम के दौरे को देखते हुए धाम को सजाया संवारा जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि करीबन 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी केदारनाथ में करेंगे। साथ ही भव्य केदारपुरी का निर्माण भी केदारनाथ में हो रहा है। शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ में कहा है, लगातार उसके लिए बैठकें की। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। कल भी उन्होंने दूरभाष पर पूछा था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितना राहत हो गया है, कितना लोगों की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है। तो लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी इन तमाम जिलों में रविवार को बारिश की संभावना जताई गई थी। बारिश का सिलसिला सोमवार को भी बदस्तूर जारी रहा। आपको बता दें, ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अंदेशा भी था। मौसम के मिजाज को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार के लिए रविवार दोपहर के वक्त मौसम विभाग ने तत्कालीन येलो अलर्ट जारी किया। पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार शाम को देहरादून और मसूरी में तेज बारिश हुई है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ देर शाम तक बारिश के कई दौर चले। मौसम विभाग के हिसाब से यह भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में 25 से 28 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने वाला है। मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी फिलहाल के लिए नहीं की है। देहरादून में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। आपदा के अतिरिक्त है बीमारी। हरिद्वार में इस समय डेंगू का प्रकोप चरम पर है। रुड़की के गाधारोड़ा गांव में हर घर में डेंगू पीड़ित मरीज मिल रहा है। हालात बेहद बदतर हो चले हैं। अब तक यहां 167 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। एक संदिग्ध की मौत की सूचना भी मिली। इस तरीके से गांव में डेंगू ने पूरी तरीके से पांव पसार लिए हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट में गांव के 33 लोगों में
डेंगू की पुष्टि हुई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर बीमार हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो शनिवार को जिले भर में 55 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए। गादरओड़ा में एक व्यक्ति की मौत तक हो गई है। स्वास्थ्य महकमे की टीम ने इसे लेकर गांव में पूछताछ करी। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने मंगलौर के हरजौली गांव में भी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के चलते मौसम में तब्दीलियां हुई हैं, जिससे कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। बच्चों में डायरिया, बुखार, जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खत्री ने बताया कि बदलते मौसम में अपने बच्चों को खास तौर पर उनकी देखभाल करें, खास ख्याल रखें, बाहर के खान पान से उनको बचाकर रखें। साथ ही बदलते मौसम में बच्चों में खासकर सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उनके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। बड़ा रोल रहता है। अगर बच्चा बारिश में भीग के आया है तो उसको गीला नहीं रखें, उसको तुरंत जो है उसे गीले कपड़े उतार के सॉफ्ट टॉवल से उसको बिल्कुल पोंछ के नए कपड़े पहनाना चाहिए। बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए। हाथ वगैरह अच्छे से धो के जो है वो उनको जो है खाने के लिए देना चाहिए। और जो अगर मौसम बहुत ठंडा है तो उसी हिसाब से उसको ड्रेसअप करना चाहिए। मौसम के हिसाब से ही बच्चे को रखना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूषित पानी या खाना वो उसका सेवन ना हो, इसका बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इन कंपनियों की ओर से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, जिस वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं वन्य जीवों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही हर रोज शटल साउंड और ऊंचाई का रिकॉर्ड केदार वन्य जीव प्रभाग को नहीं भेजा जा रहा। ऐसे में प्रभाग ने इन हेली सेवा कंपनियों का जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ज्यादा डिमांड बढ़ी। अब तक 11 से 12 हेली कंपनियां केदारनाथ के लिए उड़ान भरती रही हैं, जिसकी वजह से केदार घाटी के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। धाम में जाने हेतु विभिन्न हेली कंपनीज द्वारा हेलीकॉप्टर का जो है वो संचालन किया जा रहा है। केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर को केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के ऊपर से जो है वो फ्लाई करना होता है। और एनडीटी द्वारा एक वाद में दिए गए आदेश में यह कहा गया है कि हेलीकॉप्टर्स को जमीनी सतह से 600 मीटर से ऊपर की जो दूरी है उस पर फ्लाई करना अनिवार्य है, जिसके क्रम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा स्थान भीमबली में एक मॉनिटरिंग स्टेशन भी एस्टैब्लिश किया गया है, जो डेली बेसिस पे हेलीकॉप्टर की हाइट पे जो है वो नजर जो है वो रखता है। इसी क्रम में इस प्रभाग को एक शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।